व्यक्ति का चेहरा पूरी दिल्ली में नजर आ रहा था, सभी फोटो, केवल एक चेहरा। जितने भी बैनर लगे थे, छोटा हो बड़ा हो, ये उसके बाप के पैसे थे जिनसे अपना फोटो लगवा रखा था। ये किसके पैसे थे? कि संविधान इसलिए बचाना जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनके या कोई मंत्री बनके देश की खून पसीने की कमाई जो जनता की है उस पर अय्याशी न कर सके। और क्या हासिल किया है आपने? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या लोगों को शिक्षा मिल गई? क्या लोगों को सुरक्षा मिल गई? क्या किसानों को कुछ मिल गया? मजदूरों को कुछ मिल गया? किसी को कुछ नहीं मिला। तो राजनीति बात जो है वो सारे के सारे सब उनकी आंखों के सामने एक एक करके हमारी हर चीज खत्म हो गई। 50% से ज्यादा आरक्षण है, 10% आरक्षण उनको और मिल गया, और हमारे ही जो तथाकथित राजनीति बात है उस 10% आरक्षण के पक्ष में वोट देकर उसको कानून बनवाकर हमारे सिर पर लाद दिया। हमारा आंदोलन मजबूत है या कमजोर है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। इसका फैसला भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर हम तो इतना जानते हैं कि अगर हम ईमानदारी से लड़ने की क्षमता रखते हैं तो फैसला जब भी होगा होगा हमारे हक में ही, हमारे विरोध में तो होगा नहीं। एक नहीं कितने ही आंदोलन हमने किए हैं, ऐसा नहीं कि सभी में सफल हुए, लेकिन कई आंदोलन ऐसे हैं जिनमें हम लोग सफल हुए। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई को लड़ें, और अगर हम अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी, इसमें मुझे तो कम से कम कोई शक है नहीं। और जो संघर्ष हम कर रहे हैं उसके विषय में सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझना ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जहां हम पहुंच चुके हैं, ये धरना केवल डॉक्टर रितु को इंसाफ मिले यहां तक सीमित अब नहीं है, अब इससे बहुत आगे बात बढ़ गई। अब बात यह है कि जैसे भी डॉक्टर टेक्चंद साहब कह के गए कि हम राजनीति को कंट्रोल करने की स्थिति में होना चाहिए। वोटों की चोट पड़ती है तो सरकारों के सबके दिमाग के ताले खुल जाते हैं। तो धरना अभी आगे, मेरा विश्वास है कि अब ये पूरा धरना संविधान बचाओ धरने के रूप में शुरू हो चुका है। अगर संविधान बचेगा तो SC/ST एक्ट भी बचेगा, संविधान बचेगा डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा, और संविधान बचेगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हाल है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इनका जो हाल है, उसमें जो हमारे सामने दिक्कत है, हमारे जो प्रोफेसर लिए नहीं जा रहे, हमारे जो बच्चे लिए नहीं जा रहे, और इसके अलावा चाहे IIT हो या कहीं भी हो, हमारे बच्चों के साथ जो दिक्कत हो रही है वो तभी ठीक होगी जब देश का संविधान बचेगा, और जो राजनीति में गंदगी फैली है ये गंदगी साफ होगी, तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात हमें समझने की और ये बात हमें जानने और मानने की जरूरत है। साथियों, जिस तरह से ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि समसामयिक जो नजारे आपके सामने होते हैं उनको समझने की, उनसे प्रेरणा लेने की, उनको जानने की जरूरत होती है। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस समय G20 चल रहा था तब भी पूरी दिल्ली में केवल और केवल हमारा धरना चल रहा था। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत तो है हमारी, हम जिंदा है, इस बात का एहसास सरकार को तो है। अन्यथा धरना सबके खत्म हो गए तो हमारे खत्म करने में क्या दिक्कत थी? यहां तो इतनी बड़ी संख्या भी कई बार नहीं होती, बावजूद उसके धरना हमारा लगातार चल रहा। लेकिन इसी G20 में आपने कुछ चीजें देखी होंगी। इस G20 में केवल एक ही व्यक्ति का चेहरा पूरी दिल्ली में नजर आ रहा था, सभी फोटो, केवल एक चेहरा। जितने भी बैनर लगे थे, छोटा हो बड़ा हो, ये उसके बाप के पैसे थे जिनसे अपना फोटो लगवा रखा था। ये किसके पैसे थे? ये G20 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए इसने खर्च किए हैं। यही G20 जर्मनी ने किया, हमसे अमीर देश है, हमसे आगे देश हर चीज में, उसने मात्र 641 करोड़ रुपए खर्च किए।
तो इसने ये दिखाने के लिए क्या जरूरत थी कि 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि संविधान इसलिए बचाना जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनके या कोई मंत्री बनके देश की खून पसीने की कमाई जो जनता की है उस पर अय्याशी न कर सके, इसलिए जरूरी है ये। इसलिए ये लड़ाई केवल डॉक्टर रितु की नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई। और क्या हासिल किया है आपने? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या लोगों को शिक्षा मिल गई? क्या लोगों को सुरक्षा मिल गई? क्या किसानों को कुछ मिल गया? मजदूरों को कुछ मिल गया? किसी को कुछ नहीं मिला। और किसान और मजदूर अधिकतर कौन है? या खेतीहर मजदूर कौन है? हम ही लोगों में से हैं। हमारे हक लगातार लूटे जा रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई केवल डॉक्टर रितु की है? नहीं, इससे आगे की बात। इसी यूनिवर्सिटी में कम से कम अगर एससी, एसटी और ओबीसी की लगा ली जाए तो प्रोफेसर की जगह कम से कम 6 से 8,000 के लगभग वो जगह खाली पड़ी है। क्या ये लड़ाई उसकी नहीं है? क्या हमें उसकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्या इस मुद्दे के साथ में हमें उसे जोड़ना नहीं चाहिए? शिक्षा से तो जुड़ा हुआ है, एक प्रोफेसर से तो जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लड़ाई हमारी वो भी लड़ाई है। इसके साथ साथ जो हमारे बच्चे जिनको एडमिशन नहीं दिया जाता, ये ऐसे आईआईटी में बच्चे जो हमारे बच्चे अभी 2 बच्चों का पिछले 2 महीने में कत्ल हुआ है और ऐसे कितने ही कत्ल लगातार होते हैं। क्या ये लड़ाई हमारी उनकी लड़ाई नहीं है? क्या हम इतने ना समझे कि एक व्यक्ति के लिए बैठे यहां पे? नहीं, हम देश के संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, इस पूरे बहुजन समाज को बताने के लिए बैठे हैं, देश के नागरिकों को जिनका हक लूटा जाना उनके लिए यहां पर बैठे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरी निवेदन है, जितने भी लोग जहां तक भी मेरी वीडियो पहुंचे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सारे के सारे लोग ये समझें, अगर ये धरना सफल होगा तो तुम्हारा एससी एसटी एक्ट भी बचेगा, अगर ये धरना सफल होगा तो तुम्हारा संविधान भी बचेगा, अगर ये धरना सफल होगा तो तुम्हारे मौलिक अधिकार भी बचेंगे, और ये धरना अगर सफल होगा तो देश में राजनीति में फैली गंदगी भी साफ होगी, अन्यथा कुछ होगा नहीं। इसलिए इस धरने को जितना भी हो सकता है तन मन धन हर चीज से सहयोग दें साथियों। ये सभी की लड़ाई है, केवल हमारी नहीं है, सभी की लड़ाई है। तो सभी की लड़ाई में सभी को सहयोग देना बहुत जरूरी है। किस जगह आके बैठ गए हम? सारी शिक्षा को हमारे देखते हुए हमारी आंखों के सामने सबको निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दी जा रही। क्या कर रहे हैं नेता? सारे नेता जितने भी राजनीति बाज हैं, मैं उनको राजनीति बाज ही बोलता हूं, राजनीति के नहीं बोलता। अगर वो राजनीति के होते तो ये स्थिति होती नहीं। वो राजनीति बाज है, जैसे कबूतरबाज, ऐसे ही राजनीति बाज। तो राजनीति बाज जो है वो सारे के सारे सब उनकी आंखों के सामने एक एक करके हमारी हर चीज खत्म हो गई। जिनके पास ऑलरेडी 50% से ज्यादा आरक्षण है, 10% आरक्षण उनको और मिल गया, और हमारे ही जो तथाकथित राजनीति बांटते उस 10% आरक्षण के पक्ष में वोट देकर उसको कानून बनवाकर हमारे सिर पर लाद दिया। लादा नहीं लादा? तो लड़ाई केवल एक नहीं है साथी। इस आंदोलन को, इस जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस आंदोलन को हमें इस देश में उस स्थिति में पहुंचाना है जहां से इस राजनीति की चूल्हे हिल जाए और इस देश में एक गंदगी पूरी तरह से साफ हो, वहां तक हमें पहुंचाना है। इसलिए हम सबको मजबूती से सहयोग करना होगा। मैं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को और उनके जय भीम मिशन जी को और उनके जय भीम मिशन से जुड़े हुए तमाम साथी जिन्होंने आज का दिन चुना और आज बड़ी संख्या में यहां आए हैं, जिम्मेदारी संभाली है और इस आंदोलन को मजबूत करने में, आगे बढ़ाने में जो अपना महती योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनका हार्दिक, उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथी। इसी तरह से हर साथी, हर संगठन जो भी जिस काबिल है इस आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि हम अपनी आवाज वहां तक पहुंचा सके साथियों। शुरुआत कम ही लोगों से होती है, काफिला धीरे धीरे बनता है। आपने कई बार सुना है, मैं भी आपको एक बार सुना देता हूं कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यही सारी चीजें हैं, ऐसे ही होता है। तो किसी को भी अपना हौसला कम करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है। आंदोलन हमने बहुत सोच समझ के शुरू किया है।
कुछ चीजें होती हैं, घर में भी 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन उनको हम इतने समर्थ और सक्षम हैं कि अगर कोई भी बात होगी हम उसको निपटाने में, उसको ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। हम उसको करेंगे और इस आंदोलन को पूरी ईमानदारी, पूरी मजबूती के साथ इसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आने वाले समय में एक एक करके हम सारे काम कैसे करने हैं आपके सबके सामने आएंगे, और तब इनको पता लगे कि केवल बैठने के लिए नहीं आए हैं, यहां बैठ के एक ठिया चाहिए ना, ये ठिया है, ये ठिया से हम क्या क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा। किसी को जरा भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।